वेलकम बैक ऑन रिसर्वाइज एकेडमी। हम यूपीएससी मेंस की जो जीएस पेपर है यानी जनरल स्टडीज के जो पेपर हैं उनका सिलेबस एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। उसी सीरीज में अब हम GS4 जो एथिक्स का पेपर है उसका सिलेबस डिस्कस करेंगे। इससे पहले GS1, 2 और GS3 के सिलेबस पर भी वीडियो आ चुकी है जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जनरल स्टडीज पेपर 4 संबंधित है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड यानी नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठता और अभिरुचि। अन्य जीएस पेपर की तरह यह पेपर भी 250 अंक का है। इसके सिलेबस में ही शुरू में मेंशन किया गया है कि इस प्रश्न पत्र में ऐसे प्रश्न शामिल होंगे जो सार्वजनिक जीवन में उम्मीदवारों की सत्यनिष्ठता यानी इंटीग्रिटी, ईमानदारी से संबंधित विषयों के प्रति उसकी अभिवृत्ति, उसका एप्टीट्यूड तथा उनके दृष्टिकोण तथा समाज से आचार व्यवहार में विभिन्न मुद्दों तथा सामने आने वाली समस्याओं के समाधान को लेकर उनकी मनोवृत्ति का परीक्षण करेंगे। इन आयामों के निर्धारण करने के लिए प्रश्न पत्र में किसी केस स्टडी का माध्यम भी चुना जा सकता है। तो यानी कि जो आपके समाज से और निजी जीवन है उसमें किस तरीके से आप लोगों से डील करते हो, इस तरीके का उसमें आपकी सत्यनिष्ठता, इंटीग्रिटी इनका किस तरीके से यूज करते हो, तो ये सब इसमें देखा जाएगा। मुख्य रूप से इनमें इन एरियाज को कवर किया गया है। तो इसका पहला है नीति शास्त्र तथा मानवीय सहसंबंध, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। तो एथिक्स का मानव से किस प्रकार संबंध है। तो पहला है इसमें कि मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व, एसेंस, ह्यूमन एक्शंस में एसेंस क्या है। तो इसका अर्थ मतलब इसे अगर हम जाने थोड़ा सा, अभी डिटेल में तो नहीं जानेंगे लेकिन थोड़ा सा अगर इसकी बात करें मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार क्या है, तो इसका अर्थ इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि मनुष्य जो भी कार्य करता है उनका असर उसके समाज पर भी पड़ता है, जिससे यह विमर्श आता है कि कौन से मानवीय कार्य नैतिक हैं और कौन से अनैतिक हैं। यानी कि अगर उनका असर समाज पर भी पड़ रहा है तो ये जरूरी हो जाता है कि वो ऐसे कार्य करे जो समाज के लिए भी उचित हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ उसके फायदे के लिए और समाज को नुकसान पहुंचा रहे हो। तो इस तरीके से नैतिक और अनैतिक की धारणा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, और इसके लिए विभिन्न दार्शनिकों ने अपने अपने मत भी दिए हैं कि कौन सा कार्य नैतिक है, अनैतिक है, उचित है या अनुचित है। जैसे उपयोगितावादी दार्शनिकों के अनुसार जिस कार्य से अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख प्राप्त हो वो कार्य उचित है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है इसमें मानवीय कृत्यों में नैतिकता के निर्धारक एवं परिणाम, डिटर्मिनेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शंस। तो जैसे कोई कार्य नैतिक है या अनैतिक है, इसके निर्धारक कौन कौन से हैं कि हम किन आधारों पर कह सकते हैं कि कार्य नैतिक है या अनैतिक है। हम सब कार्य करते हैं लेकिन कुछ ऐसे निर्धारक भी होने चाहिए, कुछ डिटर्मिनेंट्स होते हैं जिनके आधार पर हम कहते हैं कि नहीं ये कार्य तो अच्छा, उचित नहीं है, नैतिक नहीं है, अनैतिक है ना। तो वो कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स हो सकते हैं। तो जैसे क्या कार्य है, मतलब कार्य क्या कर रहा है, ये भी एक डिटर्मिनेंट्स हो सकता है। और इसके पीछे उसकी इंटेंशन क्या है। जैसे अगर कोई सैनिक है उसके हाथ में भी बंदूक है, कोई आतंकवादी है उसके हाथ में भी बंदूक है, लेकिन सैनिक के हाथ में बंदूक होना एक नैतिक कार्य है जबकि किसी आतंकवादी के हाथ में बंदूक होना अनैतिक है। तो इनके जो इसके पीछे का जो नैतिकता और अनैतिकता का भाव है वो इनके इंटेंशन से आ रहा है, क्योंकि वो रक्षा के लिए खड़ा है और वो विनाश के लिए खड़ा है। ठीक है, और इसके अलावा क्या परिस्थितियां हैं, किन परिस्थितियों में इंसान वो कृत्य कर रहा है, वो भी नैतिक अनैतिक का एक डिटर्मिनेंट हो सकता है। और ये उस कार्य का क्या परिणाम है। अगर कार्य हमने कुछ गलत भी करा लेकिन उसका परिणाम अच्छा आ रहा है तो हम उसे कह सकते हैं हाँ ये नैतिक कार्य है। जैसे कोई अगर माँ चोरी कर लेती है तो चोरी करना तो एक गलत, नैतिक अनुचित है हमारे समाज की परिभाषा में, लेकिन अगर उस चोरी के कारण उसके बच्चे का पेट भर रहा है, परिणाम में उसके बच्चे का पेट भर रहा है, तो हम इसे उचित कहेंगे, नैतिक कहेंगे। ठीक है, तो परिणाम क्या है, तो ये सब इसके डिटर्मिनेंट्स हो सकते हैं। ये सभी इसी कार्य, और तो ये जो है सभी किसी कार्य के नैतिक या अनैतिक होने के निर्धारक हो सकते हैं। नेक्स्ट है नीति शास्त्र के आयाम, डायमेंशंस क्या क्या है इसके। निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र, निजी संबंधों में नीति शास्त्र कैसा हो सकता है। जैसे परिवार, निजी संबंध हमारे जैसे फैमिली से हमारा रिलेशन है तो उसमें ईमानदारी होना चाहिए, सच होना चाहिए। ठीक है, जबकि जब सार्वजनिक संबंधों में बात आए तो उसमें सत्यनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। हम किसी पूर्व धारणा से ग्रसित नहीं होने चाहिए जो समाज से डील कर रहे हो कि इस समाज के लोग तो ऐसे होते हैं, इस समाज के, मतलब कोई पूर्व धारणा नहीं होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। ठीक है, जो कार्य हमारा उसी पर ध्यान होना चाहिए और किसी प्रकार की एजम्पशन हमें अपने दिमाग में नहीं रखनी होती।
और फिर है मानवीय मूल्य, ह्यूमन वैल्यूज। तो इसमें महान नेताओं, सुधारकों और प्रशासकों के जीवन तथा उनके उपदेशों की शिक्षा। तो यहाँ गांधी, इन सब के जो विचार हैं वो हमें यहाँ समझने होंगे। फिर नेक्स्ट है मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका। तो जो हमारे ह्यूमन वैल्यूज हैं, ईमानदारी है, सत्यनिष्ठा, इन सबको विकसित करने में परिवार की क्या भूमिका होती है, समाज की क्या भूमिका होती है और शैक्षणिक संस्थानों की क्या भूमिका होती है। तो सबसे पहले जो हम अपने वैल्यूज जो हमारे क्रिएट होते हैं वो हमारे परिवार से होते हैं। जैसे अगर हम किसी हिंदू ब्राह्मण फैमिली में है तो हमारा मूल्य हो गया कि हम शाकाहारी हैं, हमें मांस नहीं खाना चाहिए। लेकिन हम किसी मुस्लिम फैमिली में हैं तो हम जो मतलब नॉन वेज है उसको खाना भी उचित होगा, नैतिक होगा। तो इस तरीके से परिवार से भी हमारे जो मूल्य हैं वो बनते हैं। फिर समाज हमें क्या सिखाता है, जिस प्रकार का हमारा समाज है उसी प्रकार की हमारी धारणा होती है। फिर उसके बाद शैक्षणिक संस्थान भूमिका निभाते हैं, और उसमें जैसे आपने जेएनयू में देखा होगा कि यहाँ के आपकी विचारधारा बदल जाती है अगर, तो उस तरीके से मतलब ये सब हमारी मूल्य को विकसित करने में अलग अलग भूमिका निभाते हैं। इसके बाद इसमें नेक्स्ट है आपका अभिवृत्ति यानी एटीट्यूड। अभिवृत्ति का सामान्य अर्थ होता है, यानी एटीट्यूड जो होता है उसका सामान्य अर्थ होता है कि किसी विषय यानी किसी मनोवैज्ञानिक विषय, किसी साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट या के बारे में, जैसे व्यक्ति, वस्तु, समूह और विचार, स्थिति या कुछ और जिसके बारे में कोई भी भाव आ सके, उसके प्रति आपका भाव क्या है, सकारात्मक है, नकारात्मक है। ठीक है, तो इसका हमें एटीट्यूड का हमें कंटेंट लिखना है, सारांश लिखना है कि ये एटीट्यूड है क्या, इसकी संरचना बतानी है। फिर वृत्ति, विचार तथा संरचना के परिप्रेक्ष्य में इसका प्रभाव एवं संबंध, नैतिक और राजनीतिक अभिरुचि और सामाजिक प्रभाव और धारणा, परसुएशन, धारणा यानी परसुएशन जो हम अपनी बना लेते हैं किसी भी चीज के बारे में। फिर हमारा थर्ड टॉपिक है इसमें सिविल सेवा के लिए अभिरुचि तथा बुनियादी मूल्य, एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यू फॉर सिविल सर्विसेज। तो ये फाउंडेशनल वैल्यू कौन कौन सी हैं, सत्यनिष्ठता, इंटीग्रिटी, भेदभाव रहित तथा गैर तरफदारी, इम्पार्शलिटी एंड नॉन पार्टीशनशिप, वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी जो निष्पक्षता होती है, और सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता तथा संवेदना। तो ये सब फाउंडेशनल वैल्यू है सिविल सर्विसेज के लिए। इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए कि सत्यनिष्ठता क्या है, वस्तुनिष्ठता क्या है, इन्हें आप एक्सप्लेन कर दो इस तरीके से। ठीक है, और इनके लिए मैं एक एक सेपरेट लेक्चर भी लाता रहूंगा। ठीक है, जिससे ये पूरा सिलेबस को कवर करने की मैं जहां तक जितना करवा पाऊंगा उतनी आपके लिए कोशिश करूंगा। फिर नेक्स्ट है इसमें फोर्थ भावनात्मक प्रज्ञता यानी इमोशनल इंटेलिजेंस। तो मानव जो है एक इमोशनल प्राणी है, उसमें तरह तरह के भाव उठते हैं, कभी वो क्रोध में होता है, कभी वो खुशी में होता है, कभी वो दुख में होता है। तो ऐसे में उसे जब भाव की कोई तीव्रता हो, किसी भी प्रकार का कोई भाव हो, तीव्र हो, तो उस समय उसे कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। इसे ही इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। ठीक है, बल्कि उसे शांत होकर ही फैसले लेने चाहिए। तो इसकी अवधारणा क्या है इमोशनल इंटेलिजेंस की, तथा प्रशासन और शासन व्यवस्था में उनके उपयोग और प्रयोग क्या क्या है। अगर आप बहुत भावुक हो तो वो भी बहुत अच्छा नहीं है, आप अगर सिविल सर्वेंट हो, क्योंकि आप फिर भावुक होकर फैसले लोगे और शायद जो नियम है उनका उल्लंघन कर सकते हो। ठीक है, फिर फिफ्थ है इसमें टॉपिक भारत तथा विश्व के नैतिक विचारकों तथा दार्शनिकों के योगदान। तो भारत और विश्व के जो नैतिक विचारक हैं तो उनमें जैसे गांधी हैं भारत के, अरविंदो हैं, और अन्य जो बाहर के दार्शनिक हैं उनमें बेंथम, कांट, मिल आदि ये सब हो गए। तो इन सब के जो दार्शनिकों के योगदान है उनको हमें जानना होगा। फिर सिक्स्थ टॉपिक है लोक प्रशासनों में लोक सिविल सेवा मूल्य तथा नीति शास्त्र, पब्लिक सिविल सर्विसेज वैल्यूज एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो स्थिति तथा समस्याएं, सरकारी तथा निजी संस्थानों में नैतिक चिंताएं, दुविधाएं, क्या क्या डायलेमास होते हैं इनमें। फिर नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत, जैसे डायलेमास इस तरीके से हो सकते हैं कि कोई कार्य करना मतलब आपको पता है ये ठीक है, लेकिन पीछे से आपको कुछ और करने के लिए दबाव बनाया जा रहा हो, तो इस तरीके से डायलेमा उठ जाता है कि आप अपने सीनियर की बात माने जो आपको कुछ अनुचित करने के लिए कह रहा है, या जो फिर नियम के अनुरूप है वो आपको करना है। तो इस तरीके से डायलेमास हो जाते हैं। फिर नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत, ऐसे में जो आप अपना नैतिक मार्गदर्शन है वो किस तरीके से प्राप्त करेंगे, विधि से प्राप्त करेंगे, नियम से, विनियम से, या फिर जो आपकी अंतरात्मा कह रही है उसका आप उससे मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। फिर है शासन व्यवस्था में नीति शास्त्र तथा नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण।
उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तथा निधि व्यवस्था, जो फंडिंग होती है उसमें क्या क्या नैतिक मुद्दे हैं। उसके बाद है कॉरपोरेट शासन व्यवस्था। फिर 7th टॉपिक है शासन व्यवस्था में ईमानदारी, लोक सेवा की अवधारणा, शासन व्यवस्था और ईमानदारी का दार्शनिक आधार, सरकार में सूचना का आदान प्रदान और पारदर्शिता, सूचना का अधिकार, नीतिपरक आचार संहिता, आचरण संहिता, नागरिक घोषणा पत्र, कार्य संस्कृति, सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता, लोक निधि का उपयोग और भ्रष्टाचार की चुनौतियां। तो इन सबको हमें एक एक करके डिटेल में जानना होगा, कवर करना होगा। इसके बाद 8th है आपका कि उपयुक्त विषयों पर केस स्टडी, यानी कि जो भी आपने उपयुक्त विषय पढ़े हैं, एथिक्स इन ह्यूमन इंटरफेस और इमोशनल इंटेलिजेंस, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, ठीक है, इन सब के ऊपर किसी पर भी एक टॉपिक ऊपर केस स्टडी आएगी, मतलब उसमें इस तरीके की परिस्थिति रखी जाएगी कि जिनसे ये वाले टॉपिक कवर होते हो। जैसे अगर इमोशनल इंटेलिजेंस का है कि कोई बूढ़ी महिला है जिसके परिवार में कोई नहीं है गुजर भत्ते के लिए, और उसमें उनकी पेंशन बननी है लेकिन उनके पास राशन कार्ड नहीं है, तो आप इमोशनली अटैक होंगे, उसमें क्या करना चाहिए। लेकिन नियम यह है कि अगर उनके पास कागज नहीं है तो उनको मतलब पेंशन नहीं शुरू करनी है। तो इस तरीके से मतलब केस स्टडी रख देते हैं कि उसमें फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, है ना। तो इस तरीके की केस स्टडी होती है। तो ये किसी भी टॉपिक पर केस स्टडी आती है, और केस स्टडी इसमें बहुत अच्छे, अगर आप उन्हें समझ जाते हो पढ़ के तो बहुत अच्छे नंबर दिलवाने में भी योगदान करती है। तो GS4 यानी एथिक्स का सिलेबस यहीं पर एंड होता है। इस तरह हमने GS1, 2, 3 एवं 4 सभी के सिलेबस को एक एक करके जान लिया है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा फीडबैक भी दे सकते हैं। चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।